हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो इस वीडियो के अंदर हमारी जो 20 क्वेश्चंस सीरीज चल रही है अकाउंटिंग रेशियो की, उसके कुछ और क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर आपको 11 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस के अंदर करा चुका हूं। अब कुछ और क्वेश्चन 12 से लेके 20 तक इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसका फट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 इसका फट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। 12, 13, 14, 15। चलो अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे स्टूडेंट्स क्विकली। यस, आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मैं कलर चेंज करके करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं आंसर कर दूंगा। कलर चेंज करके आपको अच्छे से दिख जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस के आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हो। तो देखो अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन 12 रीड कर लें अच्छे से सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इसको आप रीड करो। Now we are going to solve this question number 12. देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 12 में, कंपनी हैज अ लोन ऑफ ₹20 lakh एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज 15% एंड ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 40%। मतलब जो लोन लिया है ना, तो 20 लाख लोन लेके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा, उसके ऊपर कंपनी को 40% प्रॉफिट आएगा। फिर उस 40% प्रॉफिट में से हमने 60% टैक्स भी देना है, 15% हमने इंटरेस्ट भी पे करना है। हमें ये बताना है कि व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज बाय द कंपनी। यानी कि कंपनी ने लोन लिया 20 लाख का। लोन लेने से कंपनी ने 20 लाख का लोन लिया, लोन लेके उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करा। उस लोन लेने से क्या कंपनी को कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ROI निकालना है 40% लोन का। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI लोन हमें दे रखे हैं 20 लाख। 20 लाख के ऊपर आप 40% कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी 8 लाख। ठीक है बच्चों, अब इस 8 लाख में से ये 8 लाख हमारा ROI आ गया। तो हमें इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना है। 15% इंटरेस्ट हमें पे करना है 20 लाख के ऊपर 15%। कितना हो गया देखो, 20 लाख के ऊपर 15% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया हमारा 3 लाख। तो ये 3 लाख हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 8 लाख में से 3 लाख हमने माइनस कर दिया, हमारे पास रह गया 5 लाख। ठीक है, अब इस 5 लाख में से ये दिस इज इंटरेस्ट, ये जो हमें दे रखा है ये इंटरेस्ट है। आज थोड़ा गला मेरा खराब है, तबीयत के दिनों से मेरी ठीक नहीं चल रही थी, दैट्स व्हाई थोड़ी वीडियो बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा मुझे। तो अब दिस इज इंटरेस्ट, 3 लाख इज द इंटरेस्ट। हाँ, अब ये प्रॉफिट आ गया 5 लाख। दिस प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट। ये जो प्रॉफिट आया आफ्टर इंटरेस्ट है। अब हम इसमें से टैक्स पे करेंगे। टैक्स क्या है देखो, 60%। किसका 60%? प्रॉफिट का। 5 लाख का हमें 60% पे करना है। 5 लाख के ऊपर आप 60% कैलकुलेट कर लो, दिस इज 3 लाख। तो ये 3 लाख हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 3 लाख हमने माइनस कर दिया, तो ये 2 लाख हमारे पास जो ये जो प्रॉफिट है ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट आ जाएगा। फट से आपने कॉपी कर लिया होगा। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज्ड बाय कंपनी? दिस इज 2 lakh is the gain to shareholder due to loan raised by the company.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको फट से आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं हटा देता हूँ इसको। चलो अब सारे बच्चे क्वेश्चन 13 को रीड करो। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 देखो। Debtors at the end were 1 lakh. Debtors at the beginning 150. Cash received from debtor were 310. Sales return was 10,000. Bad debts 40,000. Calculate debtors turnover ratio। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड बनने वाला है बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे पूरे। तो देखो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। आपको डेट एट द बिगिनिंग भी दे रखा है 1 लाख, सॉरी डेट एट द एंड 1 लाख दे रखा है, डेट एट द बिगिनिंग दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है, कैलकुलेट रिटर्न रेशियो। तो इसको करने के लिए हमें क्वेश्चन 13 को हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटर अकाउंट बना देते हैं टी शेप में। देखो वैसे ये 11th क्लास में सिखाया जाता है सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर्स होते हैं जिसको हम क्रेडिट पे सेल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है बीडी बैलेंस। बीडी बैलेंस डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है, बीडी बैलेंस आ गया हमें ये दे रखा है। बीडी बैलेंस बिगिनिंग 150, 1,50,000 हमारा ये बीडी बैलेंस है। ठीक है, तो आपका जो सीडी बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग डेटर हमें दे रखे ये 1 लाख। फिर क्रेडिट साइड में कैश रिसीव्ड, डेटर से जो कैश मिलता है 3,10,000 वो भी हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। सेल्स रिटर्न को भी हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। सेल्स रिटर्न हमें दे रखी है 10,000। फिर बैड डेट्स भी हमें, ये डेटर्स का फॉर्मेट है, बैड डेट्स भी हमें 40,000 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कोई बिल्स रिसीवेबल बीआर अगर मिला होता डेटर से वो भी क्रेडिट साइड में आता। कोई डिस्काउंट अलाउड होता डेटर्स का वो भी हमें क्रेडिट साइड में आता, बट वो हमें सब नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट सेल कैलकुलेट हो जाएगी। डेबिट साइड में आती है क्रेडिट सेल, तो आपकी क्रेडिट साइड कैसे आएगी, इसका टोटल कर लो। क्रेडिट साइड का टोटल करो, देखो कितना आएगा। ध्यान से देखो, दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज 4,60,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, ये भी 4,60,000। इसमें से 1,50,000 ओपनिंग डेटर माइनस करेंगे तो आपकी क्रेडिट सेल आ गई 3,10,000। ओपनिंग डेटर जो हमारे दे रखे हैं वो 1,50,000। ध्यान रखना ये बीडी बैलेंस होता है। दिस इज 1,50,000। तो आपकी ये सेल आ गई, हमें जो मिल गई क्रेडिट सेल मिल गई हमें 310। तो हमें तो यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल चाहिए। नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इसको कहते हैं। तो फिर हमारी नेट क्रेडिट सेल जो आएगी यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल्स विल बी 3,10,000। इसमें से हम सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 लाख आ गई नेट क्रेडिट सेल। अब हमारा डीटीआर क्या होता है, देखो डेटर टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल हमें 3 लाख दे रखी है। अब आपका एवरेज डेटर जो आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग क्या है 150 है और क्लोजिंग क्या है 1 लाख है। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो दिस इज 1,25,000 हमारा ये एवरेज डेटर आ गया। तो इसको 125 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3 लाख 1,25,000। 3 लाख को डिवाइड बाई 1,25,000 करोगे
तो देखो 2 दिस इज 2.4 टाइम्स हमारा आंसर आ गया 2.4 टाइम्स। सारे बच्चे इसको नोट कर लें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करें सारे स्टूडेंट। मैं इसके आंसर को हटा देता हूँ। क्वेश्चन 14 फट से सारे बच्चे रीड करो। सॉरी। हाँ भी बच्चों क्वेश्चन 14 अच्छे से पढ़ लो। हाँ पढ़ लिया होगा आपने। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है जीपीआर का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स इनटू 100 होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सेल्स निकालनी पड़ेगी। कैश सेल बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल और क्रेडिट सेल हमें दे रखी है। अब देखो टोटल सेल्स क्या होती है। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है ध्यान से रीड करो। कैश सेल बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल हमें गिवन नहीं है। टोटल सेल्स को हम एक्स ले लेते हैं। तो फिर हमारी कैश सेल क्या है 25% ऑफ टोटल सेल है। तो कैश सेल हो जाएगी एक्स अपॉन 4। क्योंकि अगर आप ये एक्स अगर हमारी टोटल सेल है तो इसका अगर आप 25% कैलकुलेट करते हो तो दिस इज एक्स अपॉन 4। तो एक्स अपॉन 4 हो गया। तो क्रेडिट सेल हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 6 है। अब आप इसे फट से सोल्व कर दोगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4x इज इक्वल टू x प्लस 6 लाख इंटू 4 24 लाख। फिर दिस इज ये x को इधर ले जाएंगे तो फिर ये 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 24 लाख। तो x आ गया हमारा 24 लाख को 3 से डिवाइड कर दोगे 8 लाख। तो ये हमारा x आ गया यानी कि सेल्स आ गई। टोटल सेल्स आ गई हमारी। ये सेल हमारी आ गई। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करेंगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो अब हम इसको कैसे करते हैं सोल्व। ध्यान से पढ़ो। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉक्स के दो फॉर्मूले होते हैं सीओजीएस के। एक होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस, या फिर एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000। तो हम ओपनिंग स्टॉक को एक्स ले लेते हैं। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एक्स प्लस 50,000। एक्स प्लस 50,000। तो फिर कॉक्स हो गया हमारा एक्स प्लस एक्स हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेज हमें 6,90,000 दे रखी। देखो ये वाली ये दे रखी। इसमें से हम ये माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है एक्स एक्स प्लस 50,000। इसमें से माइनस करो एक्स प्लस 50,000। तो इसको माइनस करोगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 6,90,000 हमारी परचेज है। तो ये माइनस का साइन है। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस 50,000। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो सीओजीएस आ गया 6,90,000 माइनस 50,000 यानी कि दिस इज 6 लाख
40,000 हमारा कॉक्स आ गया। कॉक्स आ गया तो अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, देखो ये वाला। अब आपके पास सेल्स भी है, कॉक्स भी है, तो जीपी आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 8 लाख, हमारी सेल्स है, सेल्स माइनस कॉक्स, सीओ जीएस। 8 लाख बच्चों हमें सेल्स दे रखी है, कॉक्स हो गया हमारा 6,40,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,60,000। 160 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप जीपीआर निकाल दो, ठीक है। हमारा जीपीआर क्या होगा, 160 अपॉन 8 लाख इंटू 100, तो यानी कि 20% आ जाएगा। देखो जीपीआर विल बी 160, ग्रॉस प्रॉफिट है, और 8 लाख हमारी सेल्स है, इनटू 100 हो जाएगा, ये 20% है, यानी कि हमारा तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चलो इसको हटा देता हूँ, फिर आप फट से क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन आंसर 15 पे आते हैं। रीड करो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा लेंदी भी है ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा प्यार प्यार से कर लेते हैं, क्या जल्दी है, आराम से करो, समझ के करेंगे। देखो इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दे रखा है। ओपनिंग डेटर वाज 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग डेटर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है हमें 6 लाख, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 25%, कैश सेल बीइंग 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल, कैलकुलेट ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर। तो डीटीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, देखो ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, सेल्स कैलकुलेट करो, पहले सेल्स कैलकुलेट करो, फिर सेल्स में से क्रेडिट सेल कैलकुलेट करना, फिर क्रेडिट सेल भी आपके पास होगी, डीटीआर भी है, फिर उसको डेटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में रख देना, वहां से फिर आपको एवरेज डेटर निकल जाएंगे, फिर एवरेज डेटर से ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर आपके दोनों आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम सेल्स निकालते हैं। सेल्स होती है हमारी, देखो हमें गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमें कितना दे रखा है, 6 लाख, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25%। ये आपको दे रखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ये देखो सेल्स का 25%, और सेल हमें गिवन नहीं है, सेल्स को एक्स ले लो, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का 25%, यानी कि एक्स अपॉन 5, एक्स का 25% यानी कि एक्स का 25/100 करोगे तो ये एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, सॉरी इसको 4 कर लो, ये एक्स अपॉन 4 है, 25% है। तो चलो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू 24 लाख, 6 4 प्लस x, फिर ये x उधर हम शिफ्ट करेंगे दूसरी डायरेक्शन में, तो ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 लाख, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 24 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी 8 लाख आ गई। तो ये तो आ गई हमारी सेल्स। हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। आपको बोला है कैश सेल बीइंग 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल क्या होती है, देखो टोटल सेल्स होती है, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल में हम क्रेडिट सेल को प्लस कर देते हैं, हमारे पास टोटल सेल होती है। तो टोटल सेल हमें यहाँ पे 8 लाख दे रखी है, ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि कैश सेल बीइंग 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल को x ले लो, तो ये फिर हमारी कैश सेल क्या हो जाएगी, x अपॉन 3, और क्रेडिट सेल हमारी x है। तो इसको आप सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर देता हूँ, इस साइड में सोल्व कर रहा हूँ इसको,
देखो इस इक्वेशन को मैं इधर सोल्व कर देते हैं। चलो कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं कलर से, लोग ब्लू कर देते हैं। अब दिस इज 8 लाख इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस x। अब इसको सोल्व करोगे तो फिर ये 8 को 3 को इधर ले जाएंगे, 8 3 24 लाख, एंड दिस इज x प्लस इसको 3 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यानी कि 24 लाख इज इक्वल टू 4x, यानी कि बात वही की वही आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 24 लाख को हम 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, दिस इज 6 लाख। तो आपकी ये जो 6 लाख आ गई ना, दिस इज क्रेडिट सेल आ गई। ये क्रेडिट सेल आ गई। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाँ हमें फाइंड आउट करना है डेटर टर्न, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर निकालना है। तो फिर आप इसको डीटीआर के फॉर्मूले में रख दो। डीटीआर के फॉर्मूले में क्या होता है, क्रेडिट सेल 6 लाख है और यहाँ पे एवरेज डेटर हम फाइंड आउट करेंगे। तो डीटीआर हमें दे रखा है 4, डेटर टर्नओवर रेशियो ये हमें 4 दे रखा है, ये 4 टाइम दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पे 6 लाख अपॉन एडी, एडी मतलब एवरेज है। तो अब आपके एडी आ जाएंगे, 6 लाख को 4 से डिवाइड करोगे, 6 लाख डिवाइडेड बाई 4, अच्छे से देखो 1,50,000 हमारे एवरेज डेटर आ गए। ठीक है, अब हमें एवरेज डेटर 150 आ गए। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपने उतार लिया होगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, आंसर थोड़ा इसका बड़ा है। देखो एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है, एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, आपको क्या बोला है, ओपनिंग डेटर को x ले लो, ओपनिंग डेटर x हो जाएंगे, तो आपके क्लोजिंग डेटर क्या है, देखो क्वेश्चन में रीड करो, was 2 times more than the closing debtor. Opening debtor was 2 times more than the closing debtor. देखो ओपनिंग डेटर, तो फिर क्लोजिंग को हमें x देना पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर को हमने x ले लिया, क्लोजिंग डेटर हो गया x प्लस 2x, 2 टाइम्स मोर बोला है ना, तो ये 3x हो गया। तो अब हम इसको एवरेज डेटर के फॉर्मूले में रख देते हैं, ये चीज में हटा देता हूँ यहाँ से। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो फिर हम इसको देखो, एवरेज डेटर हमारी ये 150 है, तो 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर हमारा 3x है, क्लोजिंग डेटर हमारा x है और अपॉन 2 है। तो दिस इज 150 into 2, 3 लाख, 3 लाख इज इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 3 लाख डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 75,000 आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x क्या है, देखो स्क्रीन पे, x हमारे क्लोजिंग डेटर है, ये क्लोजिंग डेटर है x हमारे। तो फिर आपके ओपनिंग डेटर क्या आएंगे, ओपनिंग डेटर विल बी, ये ओपनिंग डेटर है देखो 3x, तो 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 हमारी ये x की वैल्यू आ गई, देखो ये x की वैल्यू 75 है, 23। तो ये 2,25,000 आपके क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा 15 का आंसर। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट कर दो यार, ऐसी कुछ चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क क्लियर, मैं यहीं पे ही हूँ, चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन 16। हाँ क्वेश्चन 16 को पढ़ो जरा, ये करंट रेशियो का रीजनिंग क्वेश्चन है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बड़ी खतरनाक चीज है। देखो ये चीज है, ये चीज, तो ये चीज जो हमें हमें इसमें बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, कैश पेड टू क्रेडिटर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो वो फर्स्ट सेकंड वीडियोस हैं, देख लेना उसके अंदर। तो इसको देखो, जब ये चीज दे रखी हो तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें गिवन है करंट रेशियो 2.1 इज टू 1.2, तो इसको पहले हम एक प्रॉपर टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको पहले सोल्व करेंगे। हम इसको करेंगे 2.1 डिवाइडेड बाई 1.2, तो हमारा करंट रेशियो जो आ गया देखो वो 2.1 डिवाइडेड बाई 1.2, आपका करंट रेशियो आ गया, दिस इज 1.75 हमारा करंट रेशियो आ गया। अब करंट रेशियो 1.75, ठीक है। तो आपको बताना है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, इनसे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा तो ही हमारे रेशियो में चेंज आएगा, अदरवाइज हमारा रेशियो सेम रहेगा। पहला है कैश पे टू क्रेडिटर। अगर हम क्रेडिटर्स को कैश पे करते हैं तो माइनस कैश हो जाते हैं और माइनस हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स, दोनों कम हो गए, यानी कि हमारा सीए भी कम हो गया, सीएल भी कम होगा, न्यूमरेटर भी कम हो गया, डिनोमिनेटर भी कम हो गया। ये चीज मैं पिछली इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जब सीए सीएल दोनों घटते हैं तो रेशियो हमारा बढ़ेगा। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके सोल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू करंट एसेट की 1,75,000 ले लो और करंट लायबिलिटी को आप 1 लाख ले लो, तो उसमें कुछ वैल्यूज पुट करके ज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा हो गया हमारा इसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹20,000। डिवेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे। वैसे तो डिवेंचर्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, बट कोई भी लायबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर हमने कोई लायबिलिटी वापस करनी है, पे करनी है, तो फिर वो हमारी करंट लायबिलिटी हो जाती है। तो ये भी रिडम्पशन और डिवेंचर भी, यानी कि एक तरह की पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी हो गई। डिवेंचर्स एक तरह की लायबिलिटी होती है, बट जब आप पे करोगे लास्ट ईयर में, जब उसका रिडम्पशन होता है, जैसे डिवेंचर 5 ईयर वाले हैं, 10 ईयर वाले हैं, 5 ईयर वाले हैं, मोर देन, मतलब द लास्ट ईयर, जिस ईयर में डिवेंचर का रिडम्पशन होना होता है, वो फिर करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस कैश हो जाएगा हमारा एक इफेक्ट, और माइनस डिवेंचर्स, यानी कि करंट लायबिलिटी, डिवेंचर्स कम हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो फिर आपका सीएसीएल, देखो करंट एसेट भी घट गई, करंट लायबिलिटी दोनों ही घट गए, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसमें, रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, थर्ड है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। थर्ड हमारा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से जब पैसा आएगा तो प्लस हो जाएगा कैश और माइनस हो जाएंगे हमारे डेटर्स। तो देखो कैश और डेटर दोनों ही करंट एसेट्स का पार्ट है। तो एक करंट एसेट बढ़ रही है, दूसरी करंट एसेट घट रही है, तो ओवरऑल हमारा सीए भी सेम है, करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट लायबिलिटी भी हमारी सेम है, तो रेशियो भी हमारा सेम रहेगा। तो रेशियो में भी नो चेंज आएगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर नो इफेक्ट। अच्छा, लास्ट है, थोड़ा डी वाला है, फोर्थ वाला, यानी कि डी, फोर्थ डी वाला, ये वाला, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ मशीन। जब आप शेयर इशू करोगे, मशीनरी खरीदेंगे, तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और प्लस आपकी मशीनरी बढ़ जाएगी। शेयर कैपिटल और मशीनरी दोनों ही बढ़ जाएंगे। शेयर कैपिटल भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, मशीनरी भी सीएसीएल का पार्ट नहीं है, तो सीएसीएल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका रेशियो जो है वो सेम रहेगा, तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रेशियो में चेंज तभी आता है जब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा हो इस ट्रांजैक्शन की वजह से।
अच्छा, लास्ट हमारा जो ई वाला है, ई फिफ्थ वाला या ई पार्ट जो लास्ट दे रखा है, पढ़ो फटाफट। अच्छा, ई पार्ट में दिस इज ई पार्ट में क्या बोला है, तो सोचो जरा। एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। अब हम अपने क्रेडिटर्स को बिल दे रहे हैं, मतलब क्रेडिटर्स जो है उनको हम बिल इशू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बिल्स पेबल बढ़ गए, बीपी प्लस हो गए, और माइनस हो गए हमारे क्रेडिटर्स। तो मतलब बीपी और क्रेडिटर दोनों ही करंट लायबिलिटी है। एक करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी करंट लायबिलिटी घट रही है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा करंट लायबिलिटी पे सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है, ना ही कोई सीए में चेंज है। तो आपका रेशियो सेम रहेगा, नो चेंज, नो इफेक्ट, यानी कि सेम। तो दिस इज क्वेश्चन, हमारा आंसर हो गया 16 का। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 17 पे आते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन 17 रीड करें हम केयरफुली। आई होप कि 6 बाकी पहले के क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन 17 रीड करें। यहाँ पे ये प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर रीजनिंग है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो आपको प्रोप्राइटरी रेशियो जो इसके अंदर दिया हुआ है, विच इज 0.80 इज टू 1, तो मतलब इज टू 100 होगा, यानी कि 8:1 हो गया। ये हमें गिवन है 0. मतलब ये 0.8:1 हो गया, ऐसे जैसे मर्जी समझ लो। 0.8:1 हमें गिवन है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो अब देखो, हमें जो ट्रांजैक्शन दे रखी है, हमने देखना है कि इन गिवन ट्रांजैक्शंस का अगर इक्विटी और टोटल एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा तभी हमारा रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहला ए हमें दे रखा है, आपको बोला है ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,00,000 फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए हमने लोन ले लिया बैंक से। तो जब आप बैंक से लोन लोगे तो हमारे पास एक तो लेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म लेबिलिटी, डेट बढ़ेंगे, डेट। तो डेट तो हमारा इक्विटी और इस फॉर्मूले में नहीं है। और फिर आपके पास एक कैश और बैंक भी बढ़ जाएगा। इसमें देखो हमारे पास एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश एट बैंक बढ़ेगा, और प्लस हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म लेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म लेबिलिटी तो हमारा डेट और इक्विटी और टोटल एसेट में नहीं है, तो कैश एट बैंक बढ़ जाएगा। यानी कि हमारी टोटल एसेट्स बढ़ गई, यानी कि नीचे वाला बढ़ जाएगा। नीचे वाला बढ़ जाएगा तो रेशियो देख लो फिर क्या होगा। आप नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ा के देख लो, कोई भी वैल्यू पुट करके नीचे वाले न्यूमरेटर को थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लो। तो जैसे ये 80/100 है ना, तो आप इसको थोड़ा सा आप बढ़ा के देख लो। ऊपर वाले को तो वही रहने दो, नीचे वाले को अगर हम 110 कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, तो देखो रेशियो क्या आया हमारा, 0.8/110। तो ये आ गया हमारा, देखो 80/110। तो ये हमारा हो गया 7 कुछ, रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो समझ गए बच्चों, 0.8। तो इसको, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एक बार इसको मैं अच्छे से सोल्व करके दिखाता हूँ। आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें इक्विटी को आप पुट कर लो। सपोज देखो, इक्विटी को हम 80,000 अज्यूम कर लेते हैं, और टोटल
टोटल एसेट्स को आप 1 लाख ले लो, ठीक है ना। आप देखो, अब नीचे वाला थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ऊपर आप 80,000 है दे दो, नीचे हमारी टोटल एसेट बढ़ गई। सपोज हमने बैंक से लोन ले लिया 10,000 का, तो 1,10,000 हो गया। अब आप इसको एक बार सोल्व करके देख लो कैलकुलेटर लेके। 80,000 डिवाइड बाई 1,10,000, तो ये आ गया हमारा 0.7272। तो यानी कि ये डिक्रीज हो गया। ऑलरेडी क्या है, ये है 0.8:1 है हमारा, तो ये हमारा डिक्रीज हो गया रेशियो। तो दूसरा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। और परचेज ऑफ मशीनरी अगर आप खरीदोगे कैश में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो मशीनरी आ गई, मशीनरी प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे हमारे कैश माइनस हो गए। तो मशीनरी और कैश दोनों ही एसेट का पार्ट है। एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट हमारी घट रही है। तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं है, टोटल एसेट भी सेम है, इक्विटी भी सेम है, तो हमारा रेशियो जो है वो सेम रहेगा। फर्स्ट केस में रेशियो हमारा डिक्रीज हो गया। अच्छा, थर्ड सी है रिडम्पशन ऑफ 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन करते हो तो माइनस हो जाएंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर, यानी कि शेयर कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर हम माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा कैश एट बैंक, पैसे चले जाएंगे। तो दोनों घट गए, हमारी इक्विटी भी घट गई और टोटल एसेट भी कम हो गई, क्योंकि शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है, कैश एट बैंक हमारा एसेट का पार्ट है। दोनों को कोई वैल्यू ले लो, 10,000 कम करके देख लो। जैसे हमने इसको 80,000 और 1 लाख लिया है ना, अब आप इसमें 10,000 दोनों में से माइनस करके सोल्व करके देखो। सपोज हमारा कि 10,000 की हमने प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन करा, तो 10,000 हमारे शेयर कैपिटल घट गए, तो 10,000 हमारी ये टोटल एसेट कम हो जाएगी, तो इसको 90,000। अब आप इसको एक बार सोल्व करके देखो बच्चों, तो 70,000 डिवाइड बाय 90,000, तो ये भी हमारा रेशियो जो है ये 7:7:1, यानी कि डिक्रीज हो गया। इससे भी हमारा डिक्रीज हो गया रेशियो। चलो उसके बाद अब लास्ट एक है क्या, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो इससे क्या होगा, हमारी इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा इक्विटी और टोटल एसेट्स के ऊपर। तो एक तो हमारे शेयर कैपिटल बढ़ जाएंगे और हमारी एसेट भी बढ़ गई। हमारे शेयर कैपिटल भी बढ़ गए, प्लस हो गए हमारे शेयर कैपिटल लास्ट वाले पार्ट से, और प्लस होगी हमारी एसेट, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गई, दोनों बढ़ गए। दोनों बढ़ने से क्या होगा, रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो बढ़ा के देख लो। ऊपर इक्विटी को 90 करके देख लो, नीचे एसेट को 110 करके देख लो। चेक करते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना आता है, 0.8 से ज्यादा आता है या कम आता है। 90,000 डिवाइड बाई 110, तो ये बढ़ गया बच्चों, ये 8.81:1 आ गया, तो रेशियो हमारा इंक्रीज हो गया। काफी प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फट से हम क्वेश्चन 18 पे आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। क्वेश्चन 18 रीड कर लो फटाफट क्विकली। 18 में क्या है, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। गुड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, याद करो, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर आईटीडी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एलटीएल। तो यहाँ पे पहले तो ये टैक्स रेट दे रखा है, देखो टैक्स रेट, प्रॉफिट दे रखा है 120। ये प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स है,
तो मतलब आप ये सोचो कि अगर हम 40% टैक्स पे कर दें तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 60% बचा ना। सो जैसे हमने 1 लाख कमाया, 1 लाख में से 40,000 हमने टैक्स दे दिया 40% के हिसाब से, तो बाकी बचा हमारे पास 60,000, वो 60% हो गया। तो ये 120 जो है हमारा, ये 60% के बराबर है अगर आप 40% टैक्स पे करते हो। अगर टैक्स हम 30% पे करते हैं तो फिर ये 70% के बराबर है। तो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए फिर कैसे करोगे, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे तो मैंने पिछली वीडियोस में फॉर्मूला भी बताया आपको, 120 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स रेट। 100 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो भाई 100 माइनस 40, यानी कि 1,60,000 जो 1,20,000 जो दे रखा है ना, ये 60% के बराबर है, हमने 40% टैक्स पे कर दिया, तो ये 2 लाख आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप इसमें इंटरेस्ट प्लस करो, ये इंटरेस्ट है 12%, 20 लाख का 12% आप प्लस करो, 20 लाख के ऊपर 12%, तो कितना हो गया 20 लाख का 12%, 12 2 जा 240, 2,40,000 हमारा 12% 20 लाख का, एक से 240 हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो आप प्रॉफिट बिफोर आईटीडी कितना आ गया देखो, बिफोर आई टी और डी, तो 2 लाख तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, अब हम इसमें इंटरेस्ट भी प्लस कर देंगे, 240 हो गया। अब ये हो गया टोटल प्रॉफिट बिफोर आईटीडी 4,40,000। समझ गए बच्चों। अब हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आएगा 440 को आप डिवाइड कर दो इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट क्या है हमारा 2,40,000, तो क्या आंसर आ गया 440 डिवाइडेड बाई 240, तो दिस इज 1.83 टाइम्स आ गया हमारा आंसर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सारे बच्चे उतार लो इसको। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेस क्वेश्चन अगर आपने कर लिए है ना अच्छे से तसल्ली से, 3 वीडियोस बनी है इसके ऊपर, तो सोचो अकाउंटिंग रेशियो तो तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया। बस यही प्रैक्टिस कर लो, फिर सीधा अपना रिवीजन करना। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है काफी ये। चलो मैं इसको हटाता हूँ। नाउ वी आर ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 2 रह गया। क्वेश्चन 19 को रीड करो। आपसे पूछे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एसटीआर का फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज आर सेम। फॉर्मूला होता है कॉक्स, याद करो, अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉक्स क्या होता है, कॉक्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेल्स नेट सेल्स यानी कि प्लस ग्रॉस लॉस। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस लॉस गिवन है, ग्रॉस लॉस 10%, किसका 10%, सेल्स का 10%। तो 4 लाख हमारी सेल है, तो आपका कॉक्स कितना आ गया 4 लाख, तो सेल है ही, और ग्रॉस लॉस हो गया हमारा 40,000, सेल्स का 10%, तो 4,40,000 हमारा कॉक्स आ गया। तो एसटीआर कितना आ गया, एवरेज हमें इसमें दे रखा है, तो एसटीआर आ गया 4,40,000 डिवाइडेड बाई 55,000 एवरेज स्टॉक।
तो इसको सोल्व कर लो, 440 डिवाइड बाय 55,000, तो दिस इज 8 टाइम्स आ गया हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको हटा रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन रीड कर ले सारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, हाँ 20 में नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस 25%। कैश सेल हमें दे रखी है 2 लाख, क्रेडिट सेल 90% ऑफ द टोटल सेल। पहले तो टोटल सेल निकालो, ठीक है ना। टोटल सेल क्या होती है हमारी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल होती है हमारी टोटल सेल। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। समझ गए। अब यहाँ पे हमें कैश सेल 2 लाख हमें दे रखी है, टोटल सेल्स को हम एक्स ले लेते हैं, और हमारी जो क्रेडिट सेल है वो 90% ऑफ टोटल सेल है, यानी कि 9/10 x। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 10x हो गया, फिर ये हो गया हमारा 20 लाख, 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया हमारा प्लस 9x, फिर 9x को उधर ले जाएंगे, 9x माइनस 10x माइनस 9x, तो x रह गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 लाख आ जाएगी। तो ये 20 लाख हमारी टोटल सेल आ गई। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 25% है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, यानी कि 25 जीपीआर मींस 25% ऑफ सेल। तो 20 लाख का 25% आप कैलकुलेट कर लो फटाफट, 5 लाख हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद आप नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इनडायरेक्ट इनकम हो प्लस कर देंगे, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो माइनस कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑलरेडी ट्रेडिंग में आते हैं, वो हो चुके होते हैं, उनका कुछ नहीं करना। तो नेट प्रॉफिट आएगा 5 लाख में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 आप माइनस कर दो, ये हो गए हमारे 4,80,000। बस अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, एनपीआर। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल मतलब आरएफओ, आरएफओ को नेट सेल ही बोलते हैं। तो अब इसको सोल्व कर लो, 4,80,000 अपॉन कितना हो गया हमारा 20 लाख इंटू 100। इसको सोल्व कर लो फटाफट, 4,80,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो ये 24% आ गया हमारा। तो ये हमारे ये सीरीज हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए काउंटिंग रेशियो के। पिछली भी 2 वीडियोस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये भी प्रैक्टिस कर लो, बस दैट्स इट, दैट्स ओवर अबाउट द अकाउंटिंग रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।